आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव ने रोहित को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार रहा हूं। देखो तुम कितने डरे हुए हो। रोहित पहले से ही एक पक्षी की तरह था, जो अभी धनुष की डोरी की खनक से चौंक गया था। उसका मस्तिष्क पहले से ही सही संतुलन में नहीं था। यह सुनकर कि आरव का उसे छोड़ने का इरादा है, वो अनायास ही बहुत खुश हो गया और बोला, क्या यह सच है? तो मैं जा सकता हूं? हाँ, बेशक आप नहीं जा सकते। मेरे सभी रहस्य आपके द्वारा पहले ही देखे जा चुके हैं। यदि आप चले जाएं और बाहर फैला दे कि मेरे पास एक स्थानिक आत्मा कलाकृति है, तो क्या मैं दफन स्थान के बिना नहीं मरूंगा? रोहित इतना भयभीत था कि उसके पैर कमजोर पड़ गए। आरव का अर्थ उसे निश्चित रूप से मारना था। चिंता न करे भाई, मैं स्वर्गीय दाव शपथ ले सकता हूं कि जो चीजें मैंने आज देखी उन्हें बिल्कुल न फैलाऊं। रोहित ने फिर अपना हाथ उठाया और ऐसा लग रहा था जैसे वो वास्तव में स्वर्गीय दाव शपथ लेने वाला है। आरव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह आवश्यक नहीं है रोहित झा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, आमने सामने लड़ने का मौका। मुझे मारने के बाद तुम ये जगह छोड़ सकते हो। रोहित स्तब्ध रह गया और जल्दी से अपने विलाप में लौट आया और कहा, यंग मास्टर, ये ग्रेट हीरो, ये मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे आपका विरोध नहीं करना चाहिए था। मुझे लोगों को अंतहीन जंगल में आकर तुम्हें मारने के लिए नहीं लाना चाहिए था। आरव को भी उम्मीद नहीं थी कि रोहित इतना रीढ़विहीन होगा। उसका सामान्य रूप से घृणित व्यवहार खत्म हो गया था। इस समय वो किसी भी शर्म की भावना से रहित एक नीच व्यक्ति की तरह लग रहा था। कभी कभी लोग ऐसे ही होते थे। जीवन और मृत्यु के अंतिम मोड़ पर पहुंचे बिना कोई भी व्यक्ति के वास्तविक चरित्र के माध्यम से कभी नहीं देख सकता था। जो लोग आमतौर पर अतुलनीय रूप से ऊंचे प्रतीत होते थे, वे मृत्यु का सामना करते समय बेशर्मी से तुच्छ हो जाते थे, जबकि जो लोग आमतौर पर अनैतिक जीवन जीते और अनुचित आचरण करते दिखाई देते थे, वे मृत्यु के सामने अतुलनीय रूप से अप्रभावित रहते थे। जीवन के अनेक शिष्टाचार थे। यह बहुत स्पष्ट था कि रोहित पूर्व का था। आरव ने अचानक एक लंबा चेहरा खींचा और गंभीरता से कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। यदि तुम ये अवसर नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। वर्तमान रोहित स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति था जो बल के आगे झुक गया, लेकिन नरम दृष्टिकोण से इनकार कर दिया। रोहित ने हकलाते हुए कहा, लेकिन। रोहित के बात शुरू होने से पहले ही आरव ने टोकते हुए कहा, कोई लेकिन नहीं। हाँ, कहने की जरूरत नहीं है। शायद तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारे साथ लड़ने की योग्य नहीं हूं, है ना? रोहित ने अपना सिर नीचे कर लिया। जाहिर है वो चुपचाप सहमत हो गए, लेकिन ऐसे समय में उसने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। ये छोटा शर्मा आपको आमने सामने लड़ने के लिए कहता है। इसका मतलब है सही तरीके से आपके साथ आमने सामने लड़ना। आपको इस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने जिस लड़ाई का उल्लेख किया है वो अभी नहीं होगा। आपको यह मौका देने की शर्तें भी हैं। आरव को यह कहते हुए सुनकर रोहित की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे लगा जैसे उसने अपने अंतिम जीवन रक्षक तिनके को पकड़ लिया है। कौन सी स्थितियां? जब तक मैं ये कर सकता हूं, मैं अनुपालन करूंगा। रोहित ने पूछा, ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी खेती लगभग समेकित हो गई है। मेरे साधना क्षेत्र के समेकित होने के बाद मैं आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। उस समय हमारा डेथ मैच होगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी खेती के दायरे को मजबूत करने में मदद करने के लिए मुझे आपके साथ कुछ चालें आदान प्रदान के लिए आपको परेशान करना होगा। आरव ने कहा, आत्मा संघनन क्षेत्र? इतनी जल्दी? रोहित दंग रह गया। आरव अभी कुछ समय पहले ही 9वें स्तर के शिखर सारक्यूई क्षेत्र में पहुंचा था। वो अब आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा था। मार्शल कलाकारों में से कौन एक प्रमुख क्षेत्र से गुजरते समय घबराहट से भरा नहीं था
जैसे कि वे पतली बर्फ पर चल रहे हों। उस समय जब रोहित आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने पूरे आधे साल तक तैयारी की, जब तक कि वो ये कदम उठाने की हिम्मत करने से पहले बहुत निश्चित नहीं हो गए। और उस समय रोहित पहले से ही आधे कदम आत्मा संघनन क्षेत्र में था। आरव स्पष्ट रूप से अभी भी शिखर 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हो? क्या यह बहुत अतिरंजित नहीं था? सामगर राज्य में आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ते हुए आधे चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह कुछ ऐसा था जिसे हर कोई जानता था। कभी भी कोई इतना मूर्ख नहीं था कि सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सके। ऐसा नहीं है कि सीधे सफलता प्राप्त करना असंभव था, बल्कि इसलिए कि प्रत्यक्ष सफलता की सफलता दर बहुत कम थी। इतना नीचे कि किसी ने भी ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंचने की सफलता दर इतनी कम थी कि ये नगण्य थी। इतनी कम सफलता दर के साथ कौन इसे जल्दबाजी में आजमाने की हिम्मत करेगा? कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है जबकि आरव 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में टूटा है। अब वो सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते थे। क्या यह संभव था? तभी आरव गुस्से से कहा, यह तेज है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह अगर मैं आत्मा संघनन क्षेत्र में नहीं पहुंचता तो तुम भागने के बारे में भूल सकते हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए जल्दी से जल्दी सफलता की प्रार्थना करो। लेकिन अगर मैं जीत जाऊं तो क्या होगा अगर तुम अपनी बात से पलट जाओ? रोहित भी मूर्ख नहीं था और उसने अपनी शंकाओं के बारे में पूछा। यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। वैसे भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये जुआ नहीं खेल सकते। हारे तो तुम मर चुके हो, जीते तुम वापस जा सकते हो और झा परिवार के युवा स्वामी बने रह सकते हो। यह तुम्हारा एकमात्र मौका है, तुम चाहो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। आरव ने उदासीनता से कहा, नहीं, मुझे यह मौका चाहिए, बेशक मुझे यह मौका चाहिए। रोहित ने जल्दी से कहा। यह रोहित के जीवन का एकमात्र मौका था। वो इसे छोड़ देने वाला मूर्ख होगा। आरव उन राक्षसी जानवरों से अभी पूरी तरह से अपना नाश करवा सकता था, लेकिन उसे बस अपने लिए मुसीबत ढूंढनी थी। रोहित इस अवसर को कैसे छोड़ सकता था? आरव ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है तो आपको याद रखना होगा, आप केवल बचाव कर सकते हैं, हमला नहीं कर सकते। पूरी तरह से मेरे मानव सैंडबैग बनो। उस समय मैं बलवंत भाई को किनारे से लड़ाई देखने दूंगा। यदि आपका हमला करने का जरा भी इरादा है तो आप बुरी तरह मर जाओगे। रोहित ने निश्चित रूप से आरव को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब जब आरव ने ऐसा कहा तो उसने तुरंत अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया। क्या मजाक है, एक तीसरे स्तर का यानी कि टियर 3 राक्षसी जानवर किनारे से लड़ाई देख रहा है। अगर उसने मारने की मंशा का भी संकेत दिया तो दूसरा पक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर देगा। अगर आरव एक साधारण 9वें स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र था तो इसके बारे में भूल जाओ। हालांकि रोहित के लिए आरव की व्यावहारिक युद्ध क्षमताओं के साथ एक ही वार में उसे मारना असंभव था। इसलिए बेहतर होगा कि वो आज्ञाकारी होकर उसका मानव सैंडबैग बन जाए। तभी गौतमी ने चिंतित और अबाक होकर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आरव, तुम सिर्फ 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में हो, आधे कदम के आत्मा संघनन क्षेत्र में भी नहीं। तुम आत्मा संघनन क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त करोगे? मुझे पहले से ही पता है, तुम रोहित के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हालांकि आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ ही दिनों में आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना जरूरी है। ऐसा होना ही चाहिए, भले ही ये ना हो सके। अगर मैं प्रवेश नहीं करता तो मैं एसेंशियस यांग पिल को भी परिष्कृत नहीं कर सकता और नंदिनी को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए मुझे किसी भी तरह से आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। लेकिन आप आत्मा संघनन क्षेत्र का आधा कदम भी नहीं है। ईस्ट स्टेप आत्मा संघटन क्षेत्र किस प्रकार की बकवास है? सार क्यूई क्षेत्र से आत्मा संघनन क्षेत्र का मतलब एक ही बार में किया जाना है। आप लोग इसे आधे अधूरे आत्मा संघनन क्षेत्र और आत्मा संघनन क्षेत्र में अलग कर रहे हैं। वास्तव में आप अपनी नींव को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आत्मा संघनन क्षेत्र की नींव अस्थिर हो गई है। अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र का उल्लेख करते ही अरव का चेहरा तिरस्कार से भर गया। लेकिन हर कोई आत्मा संघनन क्षेत्र को आधे चरण वाले आत्मा संघनन क्षेत्र से प्रभावित करता है। क्या हर कोई गलत हो सकता है?
राजकुमारी गौतमी ने स्वीकार करने से इनकार करके पूछा। यह सुनने के बाद अरव ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, क्या वे सभी लोग जिन्हें आप जोड़ते हैं मेरे स्वामी से भी अधिक अद्भुत हैं? मेरे मालिक ने कहा कि सीधे तोड़ना अच्छा है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा? राजकुमारी गौतमी के पास खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ समय बाद लड़ाई पहले से ही शुरू हो गई थी। आरव की 8 लेड वेव को रोहित ने आसानी से रोक दिया। आरव की एक और अब्सोल्यूट यंग फिंगर असामान्य रूप से भयंकर, अतुलनीय बल के साथ रोहित की ओर बढ़ी, लेकिन उसने फिर से बचाव किया। हालांकि आरव ने निराश महसूस नहीं किया। वास्तव में वो लड़ते हुए और अधिक उत्साहित होता जा रहा था। उसे बचाव की समस्या पर विचार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने बार बार अपनी सभी चालें चलाई। जबकि रोहित के लिए खतरा बहुत बड़ा नहीं था, दूसरी पार्टी बहुत ही खराब दिख रही थी। आरव का हमला कुछ ऐसा नहीं था जिसे औसत 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र द्वारा छोड़ा जा सके। भले ही वो अपने सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड 9 तलवारों के रुख का उपयोग न करे, उसके हमले दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। अगर रोहित चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में नहीं होता तो ये चालें उसे मौत के घाट उतार सकती थी। इसके अलावा आरव बेतहाशा हमला कर रहा था, जबकि रोहित सिर्फ मार सह सकता था। उतार चढ़ाव के बीच आरव का हमला और भी भयंकर हो गया। आरव ने 2 दिनों तक बेतहाशा हमले जारी रखा। इन 2 दिनों में खाने, सोने और ध्यान लगाने के अलावा आरव ने बाकी समय रोहित के साथ प्रशिक्षण में बिताया। ऐसे मुक्त मानव सैंडबैग के साथ उसे मारना बहुत ही आनंददायक और संतोषजनक था। आरव जितना ज्यादा मारता वो उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता। जितना ज्यादा वो मारता उतना ही उसे थकान का एहसास नहीं होता। कभी कभी जब वो उत्तेजित होता तो एक बार में कई घंटों तक लड़ सकता था। इसके विपरीत रोहित पहले से ही आरव द्वारा प्रताड़ित होकर टूटने की कगार पर था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आरव में इतनी अविश्वसनीय सहन शक्ति कैसे थी, जबकि वो मात्र 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र में था। तार्किक रूप से कहें तो इतने शक्तिशाली हमले के साथ सार ऊर्जा का व्यय बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन आरव एक बार में कई घंटों तक लड़ सकता था और उसे क्यूई रिटर्निंग पिल का भी उपभोग करने की आवश्यकता नहीं थी। भले ही वो उन्मत्त हमले करने वाला ही क्यों न हो, वो संभवतः 2 घंटे तक टिक नहीं सकता था। हालांकि क्या चौथे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र और 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र एक ही स्तर पर थे? ऐसा नहीं है कि रोहित ने आरव पर छिपकर हमला करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन बलवंत की आभा इस पूरे समय उस पर अस्पष्ट रूप से बंद रही, जिससे वो कोई भी लापरवाह कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रोहित का मानना था कि जब तक वो एक बार जवाबी हमला करता तब तक निश्चित रूप से उसे बलवंत की तरफ से बिजली का झटका ही मिलता। वो पहले ही इस वांडर राजा के आतंक को देख चुका था। वो उसके साथ एक राउंड भी टिकने में पूरी तरह असमर्थ था। इन 2 दिनों में बलवंत भी आरव के बेतहाशा हमलों को देख रहा था। कभी कभी उसकी निगाहें चमक उठती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है, बल्कि गौतमी के पास इन 2 दिनों में करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसके दिल में भी एक गांठ थी जो अनसुलझी थी और कुछ हद तक चिंताओं से दबी हुई थी। आरव ने राजकुमारी ये शब्द सुना था। सबसे अधिक संभावना है कि उसने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। राजकुमारी शाही संबोधन था। श्यामनगर राज्य में कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं था। गौतमी और उसकी मौसी पहले से ही आरव की बहुत अच्छी दोस्त मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पहचान छिपाई थी। चाहे जो भी हो, यह बहुत न्यायसंगत नहीं था। इन 2 दिनों में आरव पूरी ताकत से अपने साधना क्षेत्र को मजबूत कर रहा था, इसलिए उसने इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एक बार जब वो अपने साधना क्षेत्र को तोड़ देगा तो क्या वह इस मामले को छोड़ देगा? क्या वो उससे दूर चला जाएगा? गौतमी अपने लाभ और हानि के बारे में कुछ चिंतित होने लगी। एक और दिन बीतने के बाद आरव ने हमेशा की तरह रोहित पर अपने बेतहाशा हमले जारी रखे। अचानक आरव ने अपने हमले रोक दिए और पैर मोड़कर बैठ गया। बलवंत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ऐसा लगा कि उसने कुछ अनुमान लगा लिया है। उसका शरीर हिल गया और वो तुरंत आरव और रोहित के बीच आ गया, जिससे दोनों अलग हो गए। रोहित को भी कुछ अंदाजा लग गया था और उसे पता था कि बलवंत के लिए उसे आरव के करीब आने का मौका देना असंभव था। इसलिए वो समझदारी से किनारे हट गया और खुद पर ध्यान लगा लिया।
आरव को सफलता चाहिए थी और रोहित को भी स्वस्थ होने की जरूरत थी। हालांकि उसे नहीं लगा कि आरव सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। फिर भी हर चीज के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा था। यह कैसा मजाक था? 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना। यहां तक कि उसके बूढ़े पिता ने भी उस समय ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। न केवल उसके पिता हरमन झा, बल्कि मन्नन देव, समीर भट्ट, महाराज स्वप्निश बंसल, जो कि गौतमी के पिता थे, ये प्रसिद्ध क्रिस्टल फॉर्मेशन रियलम विशेषज्ञ, उनमें से कौन उस समय अद्वितीय प्रतिभा नहीं था? लेकिन उनमें से किसी ने भी 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। यह कैसा मजाक था? आधे चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र से संक्रमण असंख्य पूर्वजों द्वारा खोजे गए आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने की विधि थी। क्या आरव अपनी शक्ति से असंख्य पूर्वजों को चुनौती देना चाहते हैं? रोहित जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी पूरे आधे साल के समय के लिए तैयारी की। उस समय जब गौतमी ने आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसने रोहित से थोड़ा कम समय के लिए तैयारी की, लेकिन फिर भी 4 से 5 महीने का समय था। हालांकि आरव ने कोई तैयारी नहीं की। उसने केवल कुछ दिनों का उपयोग अपने साधना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किया और फिर सीधे सफलता की शुरुआत की। अगर वो सफल हो गया तो ये तथाकथित प्रतिभाशाली लोग क्या माने जाएंगे? गौतमी ने देखा कि आरव सफलता की तैयारी कर रहा था और वो भी तुरंत घबरा गया। भले ही आरव ने ऐसा कहा हो जैसे कि वो बहुत आश्वस्त था, लेकिन मार्शल कलाकारों को ज्ञात सीमाओं को चुनौती देने जैसी इस तरह की बात ने गौतमी को काफी चिंतित महसूस कराया। एक प्रमुख क्षेत्र को जब चाहे तब नहीं तोड़ा जा सकता। आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता का सामना करते हुए किसी ने भी जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर हमला विफल हो जाता तो उन्हें अलग अलग तरह की चोटें लगती, संभवतः साधना में गिरावट का जोखिम भी उठाना पड़ता। हालांकि इसे एक बार फिर से वापस खेती की जा सकती थी, लेकिन अगली बार बाधा को प्रभावित करने में कठिनाई बहुत बढ़ जाती। यही कारण था कि सभी मार्शल कलाकार आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते समय बहुत ही विवेकपूर्ण होते थे। तुम्हें अवश्य ही सफल होना होगा, आरव, गौतमी ने चुपचाप प्रार्थना करते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर आरव सफलता प्राप्त नहीं कर सका तो नंदिनी निश्चित रूप से मर जाएगी। एक बार नंदिनी के मर जाने के बाद आरव को निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह कुछ ऐसा था जिसे गौतमी देखना नहीं चाहती थी। आरव 1 घंटे तक ऐसे ही क्रॉसलेग बैठा रहा। उसके शरीर पर आभा धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। उसकी आंखें अचानक खुल गई। अपने भंडारण वलय से एक स्पिरिट सर्च पिल निकालकर उसने बलवंत भाई से कहा, बलवंत भाई, मेरी रक्षा करने में मदद करो। मैं ब्रेक थ्रू शुरू करने जा रहा हूं। रोहित पर ठीक से नजर रखो और उसे भागने मत दो। चिंता मत करो और ब्रेक थ्रू करो। यंग मास्टर, यहां हर चीज के लिए बलवंत भाई है, बलवंत ने उत्तर दिया। आरव ने सिर हिलाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही दूरी पर रोहित ने यह दृश्य देखा और मन ही मन अपने दिल में चिंतित हो गया। आरव वास्तव में इस राक्षसी जानवर के साथ संवाद कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस तीसरे स्तर के राक्षसी जानवर को वश में कर सकता था। आरव के शरीर पर वास्तव में असंख्य रहस्य थे। आरव ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और आत्मा सर्च पिल को भस्म कर दिया और उसने आधिकारिक तौर पर आत्मा संघनन क्षेत्र में सेंध लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। जबकि दर्शकों को लगा कि आरव का आत्मा संघनन क्षेत्र पर प्रभाव अतुलनीय खतरे से भरा था, आरव के लिए यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी। स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के बारे में उनकी समझ श्यामनगर राज्य के किसी भी तथाकथित विशेषज्ञ से काफी अधिक थी। उन क्रिस्टल फॉर्मेशन रियलम विशेषज्ञों की स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के बारे में समझ आरव के लिए जूते पहनने के लिए भी उपयुक्त नहीं थी। उनके लिए आत्मा संघनन क्षेत्र एक विशाल चट्टान था। आरव के लिए आत्मा संघनन क्षेत्र केवल एक छोटी सी दहलीज थी। बस इतना ही। आत्मा सर्च पिल का उसके पेट में प्रवेश करना एक शांत झील की सतह पर एक छोटे से कंकड़ को फेंकने जैसा था। आरव के शरीर के भीतर सार ऊर्जा की मूल संतुलन स्थिति को तोड़ना। व्यावहारिक रूप से तत्काल आरव के डेंटिन के भीतर सार ऊर्जा उबल पड़ी। वाह वाह! आरव के नीचे एक बवंडर गर्जना शुरू हो गया। यह बवंडर लगातार बढ़ता गया और फैलता गया, गिरे हुए पत्तों को उछालता हुआ। सार ऊर्जा तूफान
शुरू हुआ। सार ऊर्जा तूफान से बने भंवर ने एक हिंसक बवंडर को जन्म दिया और यह तूफान लगातार बड़ा होता गया। अंतहीन जंगल मूल रूप से सार ऊर्जा से समृद्ध भूमि थी। आरव ने बिना किसी परवाह के सभी सार ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जो उसके डेंटिन में प्रवाहित हो रही थी। क्या हो रहा है? यह सार ऊर्जा तूफान ठीक नहीं है, रोहित ने चौंक कर कहा। उस समय जब वो स्वयं आत्मा संघनन क्षेत्र में घुसा था तो उसने जो सार ऊर्जा तूफान पैदा किया था वो आरव की तुलना में एक महान जादूगर की उपस्थिति में एक छोटा सा प्रशिक्षु जैसा था। आरव के सार ऊर्जा तूफान ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे ये एक महान बाढ़ या जंगली जानवर था जो अतुलनीय रूप से हिंसक था। इतनी हिंसक और अशांत सार ऊर्जा लगातार डेंटिन में बहते हुए क्या ये डेंटिन को नहीं फोड़ देगा? हे, इसे फोड़ दो, इसे फोड़ दो। देखते हैं इसके फटने के बाद तुम क्या मुद्रा अपनाते हो। रोहित आरव के दुर्भाग्य पर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन जैसे ही वो दूसरों के दुर्भाग्य पर आनंद ले रहा था, अचानक उसका कॉलर पीछे से पकड़ा गया और उसे ऐसे उठाया गया जैसे कोई चूजा उठा रहा हो। बलवंत ने रोहित को उठाया और तेजी से दूर की ओर चल पड़े। गौतमी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आरव की सफलता से बना सार ऊर्जा तूफान बड़ा और बड़ा होता जा रहा था, लगभग यहां तक फैलने वाला था। इसलिए बलवंत भाई ने निर्णायक रूप से सभी को एक निश्चित दूरी पर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। रोहित, जिसे घसीटा जा रहा था, असहनीय शर्म और अपमान महसूस कर रहा था, लेकिन एक तीसरे दर्जे के राक्षसी जानवर का सामना करते हुए वो क्या कर सकता था? वो चांद ब्रदर्स की तरह खत्म नहीं होना चाहता था, उन शापित वानरों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना। बलवंत कुछ चमक के बाद बहुत दूर उतरा, आरव से लगभग 1000 फीट दूर। इतनी दूरी के बावजूद वे अभी भी उस बढ़ते हुए सार ऊर्जा तूफान को महसूस कर सकते थे। सार ऊर्जा तूफान का विस्तार रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। इसके बजाय ये और भी बड़ा हो गया। आरव सार ऊर्जा तूफान की मध्य में स्थित था। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उससे बेखबर। वर्तमान में उसके सभी विचार सार ऊर्जा को परिष्कृत करने पर केंद्रित थे। बाहरी दुनिया में जंगली सार ऊर्जा के विपरीत आरव के शरीर के अंदर सार ऊर्जा असंभव रूप से वश में थी। यदि बाहरी दुनिया में सार ऊर्जा एक हिंसक जंगली जानवर थी, तो आत्मा ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला एक शक्तिशाली जानवर को वश में करने वाली थी। सार ऊर्जा जो अपने पालतूकरण से गुजरी बहुत आज्ञाकारी बन गई। आरव वर्तमान में आत्मा ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला नश्वर अध्याय के दूसरे चरण की साधना पद्धति के चक्कर लगा रहा था। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में सार ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा, वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली था। ये केवल आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना था और आवश्यक सार ऊर्जा पहले से ही इतनी विशाल थी। यदि कोई दिव्य राजा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आवश्यक सार ऊर्जा की मात्रा कितनी भयानक होगी। आरव एक मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह था जो आत्मा ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला का उपयोग करके सार ऊर्जा को लगातार परिष्कृत कर रहा था, फिर उसे अपने डेंटिन में भेज रहा था। डेंटिन के भीतर सार ऊर्जा अधिक से अधिक जमा हो गई। धीरे धीरे आरव के डेंटिन को सीमा तक बढ़ा दिया और अभी आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था और वो क्यूई को इकट्ठा करना और उसे तरल बनाना था। दरअसल जब एक मार्शल कलाकार सार क्यूई क्षेत्र से आत्मा संघनन क्षेत्र में घुस रहा होता है तो मार्शल आर्टिस्ट को अपनी सार ऊर्जाओं को एक प्रकार के तरल बूंद में संघनन करना पड़ता है, जिसको आत्मा बूंद भी कहा जाता है। इसलिए इसी स्तर को आत्मा संघनन क्षेत्र भी कहा जाता है। जो जितना ज्यादा तरल बूंदों को संघनित कर पाता है वो उतना प्रतिभाशाली होता है। आत्मा संघनन के पहले स्तर में कोई सबसे ज्यादा 9 बूंदों को संघनित कर सकता है, लेकिन इस निचली अंतहीन दुनिया में ये बेहद रेयर है। हालांकि आरव ने डेंटिन के अंदर सार ऊर्जा के बारे में नहीं सोचा, बल्कि सार ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करना जारी रखा, लगातार उसे डेंटिन में डालना जारी रखा। आरव का डेंटिन और भी ज्यादा फूल गया था और कभी भी फटने का खतरा था। अगर उसने तुरंत उपाय नहीं किए तो यह वास्तव में वैसा हो सकता था जैसा रोहित चाहता था, डेंटिन को इतना भर देना कि वह फट जाए। नहीं, है ना? क्या आरव अभी भी सार ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा है? उसका डेंटिन शायद पूर्णता से फटने वाला है ना? पता चला कि उसे यह भी नहीं पता था कि आत्मा संघनन क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया जाए।
ऐसा बेशर्म दावा करके वास्तव में मेरे साथ शर्त लगाना। हाँ, रोहित आरव के बदकिस्मती से खुश था। गौतमी ने उसे बुरी तरह घूरा और गुस्से से कहा, मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। अगर आरव मर गया तो वानर राजा तुम्हें भी मार देगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसके बचने के लिए प्रार्थना करो। कम से कम इस तरह से सैद्धांतिक रूप से आपके जीवित रहने की संभावना अभी भी बनी हुई है। रोहित ने तिरस्कार से कहा, भले ही वो आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, ये केवल प्रथम स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र होगा। मैं उससे एक छोटा सा स्तर ऊपर हूं। आपको इतना यकीन है कि वो मुझे हरा सकता है? गौतमी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या सिबेश सा भी उस समय आरव से एक छोटा सा स्तर ऊपर नहीं था? और उसका अंतिम परिणाम क्या था? क्या आपको लगता है कि आरव मूर्ख है? ऐसी परिस्थिति में इस तरह के द्वंद्व का सुझाव देना जिसमें उसे कोई भरोसा नहीं था? मैं शर्त लगाता हूं कि जब तक वो आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करता है तब तक आपको मारना कुत्ते को मारने जितना आसान होगा। फिर उसे पहले आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने दो। तुम उसे देखो, अभी जो हो रहा है ये आत्महत्या नहीं तो क्या है? रोहित जिद्दी बना रहा। गौतमी ने इस बार कोई आवाज नहीं की। आरव की हरकतें वास्तव में आत्महत्या करने से अलग नहीं थी। इस समय आरव को क्यूई को इकट्ठा करके उसे तरलीकृत करने की आवश्यकता थी, सार ऊर्जा को परिष्कृत करने की नहीं। मार्शल आर्टिस्ट का डेंटिन कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें इतनी सार ऊर्जा नहीं हो सकती। गौतमी ने दूर से आरव को देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी थी, लेकिन ये बलवंत थे जो आरव की चमकती आंखों के साथ देख रहे थे। ये अनिश्चित था कि ये उस बंदर के चेहरे पर चिंता थी या आश्वासन। आरव स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि वे क्या सोच रहे थे। जैसे ही उनका डेंटिन फटने वाला था, एक गर्म क्यूई प्रवाह डेंटिन में बह गया, जिसने हिंसक सार ऊर्जा को ढक दिया। क्यूई का यह प्रवाह वास्तव में आत्मा सर्ज पिल से परिवर्तित औषधीय शक्ति थी। औषधीय शक्ति का यह प्रवाह एक तंग जेब की तरह था, सभी फुले हुए सार ऊर्जा को कसकर अंदर लपेटे हुए। चाहे वे कितने भी फूले, कोई फायदा नहीं हुआ। स्पिरिट सर्ज पिल की औषधीय शक्ति की सहायता से आरव का डेंटिन तेजी से अपने मूल आकार में वापस आ गया, जबकि उस नई परिष्कृत सार ऊर्जा को औषधीय शक्ति द्वारा संपीड़ित किया गया। अंत में आरव के शरीर के भीतर सार ऊर्जा संतृप्ति तक पहुंच गई। वो सार ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखने में असमर्थ था, इसलिए उसने आत्मा ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला की विधि के अनुसार एकत्रित क्यूई को तरल में संघनित करना शुरू कर दिया। जैसे ही साधना विधि को घुमाया गया, डेंटिन के भीतर सार ऊर्जा ने एक चक्रवात बनाना शुरू कर दिया, जबकि उसी समय आत्मा सर्ज पिल की औषधीय शक्ति और परिष्कृत की गई सार ऊर्जा एक साथ मिल गई थी, जिससे आरव के डेंटिन के अंदर सार ऊर्जा और भी अधिक विशाल हो गई थी। आत्मा सर्ज पिल में पहले से ही भारी मात्रा में सार ऊर्जा थी, जो मार्शल कलाकारों को अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के प्रभाव में आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता करती थी। आत्मा सर्ज पिल की गोली का फार्मूला आरव के लिए बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से शामगर राज्य में रक्तपता के तूफान को जन्म दे सकता था। यह सबसे अच्छी पूरक औषधीय गोली थी जिसे आरव आत्मा संघनन क्षेत्र पर हमला करने के लिए जानता था। आत्मा ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला के मार्गदर्शन में आरव के डेंटिन के अंदर चक्रवात लगातार छोटा होता गया और कभी भी अधिक संघनित हो गया। मूल रूप से निराकार सार ऊर्जा वास्तव में उसके डेंटिन के अंदर धुंधली धुंध में बदल गई। हालांकि इस समय धुंध अस्थिर थी और अभी तक सार ऊर्जा की तरल अवस्था का सही रूप नहीं बना पाई थी। ये क्यूई को इकट्ठा करने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण भी था, ताकि इसे तरल बनाया जा सके। ये धुंध तरल सार ऊर्जा से केवल एक कदम दूर लग रही थी, लेकिन ये सबसे अस्थिर अवधि भी थी। एक बार पलटाव होने पर सार ऊर्जा तेजी से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। यदि ये मामूली था तो मार्शल कलाकार का साधना क्षेत्र गिर जाएगा, लेकिन अगर ये गंभीर था तो डेंटिन को नुकसान होगा, जिससे भविष्य की साधना प्रभावित होगी। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला का अविश्वसनीय पहलू यह था कि यह बेजोड़ अत्याचारी था। ऐसे दबंग साधना कानून के साथ यह संभवतः इन धुंध को पलटाव का अवसर कैसे दे सकता है? स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला के भारी दमन के तहत ये धुंध अंततः एक साथ संघनित होते रहे। टपक। सार ऊर्जा की एक तरल अवस्था नीचे देंटियान टपक गई। पहला आत्मा तरल पूरी तरह से आकार ले चुका था, हालांकि ये केवल शुरुआत थी। टपक।
टपक, आत्मा तरल की बूंदें नीचे गिर गई। अंत में आत्मा तरल की 9 बूंदें पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। आत्मा तरल की 9 बूंदें हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार सफलता इतनी सही होगी। मेरे पिछले जीवन की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत, आरव ने प्रशंसा में हांफते हुए कहा। हालांकि आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी दूसरी ओर, ये कैसे हुआ? गौतमी ने रोहित की ओर देखा और खुद पर बहुत प्रसन्न दिखी, जैसे कि वही थी जिसने इसे तोड़ा हो। रोहित वास्तव में हैरान था। आरव ने जो सार ऊर्जा अवशोषित की, वो दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक थी। इतनी अधिक मात्रा में सार ऊर्जा के साथ क्या इससे डेंटिन नहीं फट जाना चाहिए था? क्या यह हो सकता है कि आरव एक जन्मजात संकी था, जिसका डेंटिन औसत व्यक्ति से कई गुना बड़ा था? यह कैसा मजाक था? यह कोई जीनियस नहीं बल्कि संकी था। आरव की शक्ल सूरत को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसका डेंटिन दूसरों की तुलना में कई गुना बड़ा था। हालांकि उसने ये कैसे किया? अरे, क्या तुम अनुमान लगाना चाहते हो कि आरव ने स्पिरिट लिक्विड की कितनी बूंदें बनाई? मेरा अनुमान है कि ये निश्चित रूप से 7 बूंदें हैं, शायद 8 बूंदें भी। रोहित ने जब यह सुना तो वो ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिल्ली की दुम पर पैर पड़ गया हो। 8 बूंदें? ये कैसे संभव है? हमारे श्यामनगर राज्य को भूल जाइए। यहां तक कि पूरे 10 राज्य संगठन साम्राज्य के क्षेत्र में भी वर्तमान उच्चतम रिकॉर्ड सिर्फ 6 बूंदें हैं। आरव कितना भी राक्षसी क्यों न हो, 7 बूंदें पहले से ही शिखर है। ये 8 बूंदें कैसे हो सकती है? ये संभव क्यों नहीं हो सकता? आपने कहा कि उसके लिए सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था, लेकिन अब क्या वो प्रवेश नहीं कर पाया? इसके अलावा आपने अभी अभी सार ऊर्जा तूफान भी देखा। ये उस समय से कई गुना बड़ा था जब हम प्रवेश कर गए थे। इतना भयानक सार ऊर्जा तूफान, 8 बूंदें संघनित होना भी अजीब नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, नहीं, शायद उसने बहुत सारी सार ऊर्जा बर्बाद कर दी। यही होना चाहिए। बेवकूफ, तुम अब भी वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते हो। गौतमी अब उससे परेशान नहीं हो सकते थे। 9 संख्याओं के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के रूप में सबसे अधिक स्पिरिट लिक्विड की 9 बूंदों को संघनित करना था। मार्शल कलाकारों द्वारा सार ऊर्जा की खेती करने की प्रक्रिया के दौरान यह पूरे शरीर को मजबूत करने के लिए सार ऊर्जा का उपयोग करने की प्रक्रिया भी थी। यह सिर्फ इतना था कि दिव्य आत्मा के लिए मजबूत करने वाले प्रभाव बहुत खराब थे और पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक प्रमुख क्षेत्र में हर सफलता शरीर की मजबूती के मामले में गुणात्मक छलांग का कारण बनेगी। दिव्य आत्मा भी इसका अनुसरण करेगी और एक गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार का परिवर्तन होगा। हालांकि मार्शल कलाकारों द्वारा आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने और उनके डांटियन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलने के बाद भी ये अधिकतम 9 बूंदों की आत्मा तरल को सहन कर सकता है। इससे अधिक होने पर केवल डांटियन फट जाएगा। आत्मा तरल की इन 9 बूंदों में से प्रत्येक में सार ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा थी। प्रत्येक बूंद वस्तुतः सार क्यूइक क्षेत्रों द्वारा आरक्षित सार ऊर्जा का कुल योग थी। कोई कल्पना कर सकता है कि स्पिरिट लिक्विड की 9 बूंदें कितनी दुर्जय थी। हालांकि एक मार्शल कलाकार के लिए आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करते समय स्पिरिट लिक्विड की 9 बूंदें प्राप्त करना, इसे केवल इन शब्दों का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है। स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन। आत्मा संघनन क्षेत्र के अधिकांश मार्शल कलाकार 1 से 3 बूंदों के बीच संघनित होते हैं। कुछ प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार 4 बूंदें और उससे अधिक संघनित कर सकते हैं, जैसे गौतमी और रोहित। वे दोनों स्पिरिट लिक्विड की 4 बूंदें संघनित करते हैं, लेकिन 4 बूंदों से ऊपर कठिनाई में एक बड़ी वृद्धि होगी, क्योंकि जितना अधिक आत्मा द्रव संघनित होता है उतनी ही अधिक सार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एक मार्शल कलाकार का डेंटिन ऐसी भयावह सार ऊर्जा का समर्थन नहीं कर सकता। रोहन तलवार अपने तीसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र साधना के साथ सभी को दबा सकती थी। इसका कारण यह था कि उसने 5 आत्मा द्रव बूंदें संघनित की थी। डेंटिन की सीमाओं के कारण आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र की सफलता केवल प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में बनी उसी मात्रा को एक बार फिर से संघनित कर सकती है। कहने का मतलब यह था कि जब रोहन तलवार तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था तो उसके पास पहले से ही 15 आत्मा तरल बूंदें थी, जबकि अन्य चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के छात्रों के पास केवल 16 आत्मा तरल बूंदें थी।
रोहन तलवार जैसे धारणा प्रतिभाओं के लिए इतना छोटा अंतर उल्लेख करने योग्य नहीं था। इसलिए वो मार्शल रोल पर नंबर 1 के स्थान पर मजबूती से कब्जा कर सकता था। दूसरे शब्दों में, आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करते समय संघनित आत्मा तरल बूंदों की संख्या उस तरह की ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करती है जो एक मार्शल कलाकार भविष्य में प्राप्त कर सकता है। जरा इसके बारे में सोचें। जब 9 आत्मा तरल बूंदों वाला मार्शल कलाकार 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में होता है तो ये 9 गुणा 9 81 आत्मा तरल बूंदें होती है, जबकि एक आत्मा तरल बूंद वाले मार्शल कलाकार के पास केवल 9 आत्मा तरल बूंदें होती है। अन्य पहलुओं के साथ इस तरह के अंतर की भरपाई करना असंभव था। बेशक अधिकांश मार्शल कलाकार 3 बूंदों और उससे नीचे थे, इसलिए उनके बीच का अंतर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होगा। यह सिर्फ इतना था कि यदि 3 बूंदों और नीचे मार्शल कलाकारों के पास कोई स्वर्ग विरोधी भाग्यशाली मौका नहीं था तो वे इस जीवन काल में आत्मा संघनन क्षेत्र में रुक जाएंगे। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता पाने की इच्छा करना असंभव रूप से कठिन होगा। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी के पास कम से कम 4 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स और उससे अधिक होनी चाहिए। फिर भी हर कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका। जितना अधिक स्पिरिट तरल होगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालांकि केवल 2 मार्शल कलाकार थे जिन्होंने 6 स्पिरिट तरल बूंदों को संघनित किया था जब वे पूरे 10 राज्य संगठन साम्राज्य डोमेन में प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थे। उनमें से एक वर्तमान 10 राज्य संगठन साम्राज्य के महामहिम पंचमन कुलकर्णी थे। यदि भी 10 राज्य संगठन संप्रदाय के आगे 10 राज्य संगठन साम्राज्य का कोई ज्यादा बोलबाला नहीं था, फिर भी साम्राज्य के सिंहासन पे कोई ऐसा तैसा तो नहीं बैठ जाएगा ना। इसलिए महामहिम पंचमन कुलकर्णी संप्रदाय के एक अभेद्य अंग होने के साथ साथ संप्रदाय के अधिकृत क्षेत्र को सही तरीके से चलाने के लिए साम्राज्य के नेता भी थे। लेकिन 10 राज्य संगठन संप्रदाय सामूहिक साम्राज्य का निब था। इससे 6 स्पिरिट तरल बूंदों को संघनित करने में कठिनाई स्पष्ट थी। जहां तक 7 बुदों और उससे अधिक की बात है, वे सभी मिथक थे। कम से कम 10 राज्य संगठन संप्रदाय के क्षेत्र में 7 स्पिरिट लिक्विड बुदों को संघनित करना पूरी तरह से अनसुना था। यही कारण था कि रोहित इतना आश्चर्यचकित था। भले ही उसे विश्वास न हो कि आरव 8 स्पिरिट लिक्विड बुदों को संघनित कर सकता है, लेकिन वो इस तथ्य का खंडन नहीं कर सकता था कि आरव ने 7 स्पिरिट लिक्विड बुदों को संघनित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी आरव ने जितनी मात्रा में सार ऊर्जा को अवशोषित किया था वो उस समय अवशोषित की गई मात्रा से बहुत अधिक थी। ये 6 स्पिरिट लिक्विड बूंदों के लिए आवश्यक सार ऊर्जा की मात्रा से कहीं अधिक था। यानी आरव ने 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया था। इस तथ्य ने रोहित को असीम रूप से उदास, अंतहीन ईर्ष्यालु और साथ ही पूरी तरह से भयभीत कर दिया। निश्चित रूप से आरव की राक्षसीता की डिग्री पहले से ही उसकी समझ से कहीं अधिक थी। 7 स्पिरिट लिक्विड बूंदे, इसका मतलब यह था कि भविष्य में आरव चाहे कितनी भी लापरवाही से साधना करे, वो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र तक साधना कर सकता था। इसके अलावा आरव 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहले से ही इतना भयानक था। अब जब उसने एक ही बार में 7 स्पिरिट लिक्विड बूंदों को संघनित किया तो उसकी ताकत किस हद तक बढ़ जाएगी। अगर उसे पता होता कि आरव ने 7 स्पिरिट लिक्विड बूंदों को संघनित नहीं किया बल्कि इसके बजाय 9 बूंदे को किया है जिनके बारे में उसने सोचने की भी हिम्मत नहीं की, तो कौन जानता था कि वह क्या सोचेगा। वास्तव में न केवल रोहित ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की बल्कि गौतमी ने भी इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। गौतमी ने रोहित का मजाक उड़ाने के लिए 8 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स की बात कही। ईमानदारी से कहूं तो उसे भी यकीन नहीं था कि आरव 8 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स को संघनित कर सकता है, क्योंकि यह बहुत अमानवीय होगा। स्पिरिट लिक्विड की 9 बूंदें, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार सफलता इतनी सही होगी। मेरे पिछले जीवन की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत। आरव को भी काफी भावुकता महसूस हुई। अपने पिछले जीवन में आरव ने सिर्फ 7 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स को संघनित किया था। दिव्य क्षेत्र में सर्वोच्च शक्तियों में से 7 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स को बहुत प्रभावशाली नहीं माना जाता था। सच्चे प्रतिभाशाली लोगों ने 9 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स को संघनित किए थे। निचले क्षेत्रों में 9 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स ऐसी चीज थी जो सिर्फ किंवदंतियों में ही मौजूद थी। लेकिन दिव्य क्षेत्र में कुछ ही लोग थे जो इसे हासिल कर सकते थे। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि आरव को मार्शल पथ में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
अन्यथा अपनी राक्षसीता की डिग्री के साथ 9 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होता। लेकिन इस बार स्पिरिट सर्ज पिल और स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला के दोहरे प्रभाव के तहत उसने आखिरकार 9 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स हासिल कर ली। ठीक उसी समय आरव को अचानक अपनी दिव्य आत्मा कांपती हुई महसूस हुई और सिर फटने वाला दर्द फैल गया। आहे, कितना दर्दनाक! क्या ये शुरू हो रहा है? संघनित स्पिरिट लिक्विड आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता का केवल आधा हिस्सा ही पूरा कर रहा था। अभी भी एक और आधा हिस्सा था, जो दिव्य आत्मा का बपतिस्मा था। ये मार्शल आर्टिस्ट की दिव्य आत्मा के पहले गुणात्मक परिवर्तन का सही अर्थ था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्रैक क्रैक। शुरू में अनंत वन का विशाल साफ आसमान अचानक बदल गया और काले बादलों की परतों से ढक गया। आसमान में अनगिनत बिजलियां चमक उठीं, जबकि दूर से गर्जने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? क्या हो रहा है? रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ऐसा असामान्य मौसम कभी नहीं देखा था और सहज ही समझ गया कि चीजें ठीक नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि स्थिति में ये अचानक बदलाव स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जब कोई अविश्वसनीय प्रतिभाशाली बिजलीघर खेती के क्षेत्र में घुस आया था, तब ये घटना घटी थी। बलवंत की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे पता हो कि क्या हो रहा है। इसलिए उसने हल्के से गौतमी के कंधे को थपथपाया और अपने दूसरे हाथ से रोहित को एक बच्चे की तरह उठाया और दूर चला गया। इस बार बलवंत आरव से और भी दूर चला गया, कई मील की दूरी। धमाका! बलवंत ने रोहित को लापरवाही से नीचे फेंक दिया, लेकिन उसकी नजर उस जगह पर टिकी हुई थी जहां से आरव निकल रहा था। गौतमी भी तुरंत वहां पहुंच गई और वो बलवंत को पूरी तरह से हैरान होकर देखने लगी। वो वास्तव में बलवंत से पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वे आपस में संवाद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बलवंत को समझ में नहीं आया, भले ही उसने पूछा हो। लेकिन बलवंत की हरकतों को देखते हुए क्या यह हो सकता है कि इस घटना का स्रोत वास्तव में आरव है? ये कैसे संभव है? ऐसी घटना क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में भी नहीं हो सकती, आत्मा संघनन क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं। आखिर आरव के शरीर पर क्या हुआ? रोहित ने खुद को बहुत दुखी होकर उठाया और गौतमी की हैरान नजरों से उसकी मुलाकात हुई। वो अनजाने में ही नाराज हो गया। मेरी तरफ मत देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? वह मन ही मन कहा। ये आरव जनजात संकी है। संकी संकी। रोहित बलवंत पर गुस्सा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए लगातार 3 बार संकी ये कह सका और साथ ही अपने दिल में गहरे सदमे को भी छुपा सका। बलवंत की प्रतिक्रिया से रोहित को भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि इस घटना का स्रोत आरव था। हालांकि वो ये नहीं समझ पाया कि आरव इतनी भयावह घटना को कैसे बुला सकता है, जबकि वो केवल आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। गौतमी कुछ समय के लिए अवाक रह गई। फिर उसने कहा, आरव द्वारा क्यूई को इकट्ठा करना और फिर उसे द्रवीभूत करना पहले ही पूरा हो चुका है। अब ये दिव्य आत्मा परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन क्या दिव्य आत्मा परिवर्तन ऐसी घटना को बुलाएगा? क्या ये उसके द्वारा 7 आत्मा तरल बूंदों को संघनित करने के कारण हो सकता है? मैंने पहले ही कहा कि मुझे नहीं पता। दिव्य आत्मा परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक है। यह संभवतः ऐसी घटना को कैसे ट्रिगर कर सकता है? रोहित ने क्रोधित होकर कहा। गौतमी ने इसके बारे में बहुत सोचा और इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं सोच पाई। वो केवल आरव की हरकतों को करीब से देख सकती थी। इस बीच 10,000 मील दूर 10 राज्य संगठन संप्रदाय में एक बूढ़ा आदमी जो ऋषि जैसा व्यवहार करता था, अपने एकांत से बाहर आया और दूर से इस घटना को गंभीर भाव से देखा। ये अंतहीन जंगल में है। क्या हुआ? क्या कोई और राक्षसी जानवर पैदा हो सकता है? लेकिन यह भी संभव नहीं है कि राक्षसी जानवर ऐसी घटना को जन्म दे। अंतहीन जंगल में कहीं दूर एक बूढ़ा आदमी जो सिर्फ त्वचा और हड्डियों का बना हुआ था, आसमान में ऊंची घटना को इसी तरह के गंभीर भाव से देख रहा था। कौन सा बूढ़ा राक्षस टूट गया? इस तरह की घटना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुझे उससे दूर रहना चाहिए। अनंत जंगल में टूट कर आया। क्या ये आदमी उस बूढ़े राक्षस को भड़काने से नहीं डरता? हालांकि वो बूढ़ा आदमी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या हुआ, फिर भी वो बिना पीछे देखे ही मुड़ा और चला गया। अंतहीन जंगल के दूसरी तरफ इस जगह को मनुष्यों के लिए वर्जित भूमि के रूप में जाना जाता था। 10,000 दानव घाटी। अंदर अनगिनत शक्तिशाली राक्षसी जानवर थे। 10,000 दानव घाटी के सबसे गहरे हिस्से में एक गुफा के अंदर
एक युवक वास्तव में वहां क्रॉसलेग बैठा था। युवक अभी ध्यान का प्रशिक्षण ले रहा था जब उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने खुद से कहा, यह एक इंसान की आभा है। यह सोचना कि ऐसा स्वर्ग विरोधी अस्तित्व एक बार फिर इंसानों के बीच प्रकट हुआ है, क्या अफसोस है। मैं भी इस समय सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हूं। अन्यथा मैं जाकर उससे मिलता। अपना सोच समाप्त करते हुए युवक ने अपनी सभी इंद्रियों को बंद करते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इस क्षण अंतहीन दुनिया के अनगिनत गुरु आरव द्वारा उत्पन्न इस घटना से चौंक गए। ये सिर्फ इतना था कि चाहे वे कैसे भी सोचें, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की घटना एक छोटे से आत्मा संघनन क्षेत्र के कारण हुई थी। हालांकि आरव की वर्तमान शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हां, आत्मा संघनन क्षेत्र में दिव्य आत्मा परिवर्तन इतना दर्दनाक क्यों है? आरव को इस समय सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसकी दिव्य आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे उसे टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हो, जिससे उसे इच्छा हो रही थी कि वह मर जाए। आरव को आत्मा संघनन क्षेत्र में घुसने का पिछला अनुभव था, इसलिए निश्चित रूप से वो जानता था कि आत्मा संघन क्षेत्र का दिव्य आत्मा परिवर्तन क्या है। लेकिन अब इस तरह की पीड़ा उसके अनुभव से बहुत आगे निकल गई थी। आरव अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। उसने अपना सिर पकड़ लिया और पीड़ा में जमीन पर लौटने लगा। दूर से गौतमी ने स्थिति देखी और वो बहुत घबरा गई। वो खुद को जमीन पर गिराने ही वाली थी कि बलवंत ने उसे रोक लिया। बंदर राजा, क्या तुम नहीं देख सकते कि आरव कितना दर्द में है? जल्दी से जाओ और उसे बचाओ। गौतमी लगभग रो पड़ी। बलवंत ने बस अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। बलवंत, आरव तुम्हारा मालिक है। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें भी इसका बदला भुगतना पड़ेगा। गौतमी ने धमकी दी जब उसने देखा कि वो बलवंत को मना नहीं सकती। बलवंत ने फिर से अपने हाथ हिलाए और बिना हिले डुले चलता रहा। गौतमी ने देखा कि आरव जमीन पर लगातार लौट रहा है और ऐसा लग रहा था कि उसे लगातार दर्द हो रहा है और वो अब और सहन नहीं कर सकता। उसने बलवंत पर हमला करने के लिए अपनी हथेली उठाई। हालांकि बलवंत की गति उससे भी अधिक थी। उसने गौतमी की गर्दन के पिछले हिस्से पर हाथ से जोरदार वार किया और गौतमी बेहोश हो गई। रोहित, जो बगल में खड़ा देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये बलवंत वाकई आरव को मरते देखना चाहता था? हालांकि बलवंत ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसी हाथ से वार के साथ ही रोहित भी बेहोश हो गया। ये सब समाप्त करके बलवंत जमीन पर बैठ गया और चुपचाप आरव को देखता रहा, जो जमीन पर संघर्ष कर रहा था। वर्तमान आरव को लगा कि उसका पूरा शरीर चीर दिया जाएगा। 2 जन्मों से गुजरने के बावजूद भी उसने कभी इस तरह की भावना का अनुभव नहीं किया था। दक्षराज आत्माओं के मामले में विशेषज्ञ थे, अन्यथा उनके लिए सबसे कम उम्र का कीमिया सम्राट बनना संभव नहीं होता। हालांकि उन्होंने अपने पिछले जीवन में भी इस तरह की पीड़ा का अनुभव नहीं किया था, जहां उन्होंने इतने सारे साधना क्षेत्रों को तोड़ दिया था। यह केवल आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना था। लेकिन फिर भी आरव का मन बुझने के कगार पर था। इस दौरान ये जीवन के प्रति इच्छा थी जिसने उसे बनाए रखा, जिससे उसकी आत्मा में स्पष्टता और अनंत काल का अंतिम निशान बचा रहा। वो दक्षराज बदला लेना चाहता था। वो दक्षराज दिव्य क्षेत्र में वापस जाना चाहता था और अपने हाथों से उस गद्दार को मारना चाहता था। बिज्जदेव अभी भी दिव्य क्षेत्र में अच्छी तरह से रह रहे थे। वो दक्षराज ऐसे कैसे मर सकते थे? आरव ने हार नहीं मानी। अपनी अंतिम स्पष्टता का उपयोग करते हुए आरव ने सहस्त्र वृद्धि आत्मा मंत्र की परिक्रमा की। इस जीवन में सहस्त्र वृद्धि आत्मा मंत्र की परिक्रमा करने का ये उनका पहला अवसर था, क्योंकि आत्मा संघनन क्षेत्र के नीचे आत्मा शक्ति की साधना करना किसी भी तरह से सार्थक नहीं था। फिर भी सहस्त्र वृद्धि आत्मा मंत्र के प्रति आरव की परिचितता आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों से उत्पन्न हुई थी। अपने पिछले जीवन में उन्होंने इस तकनीक की अनगिनत बार साधना की थी। यह कौशल उनके शरीर के एक हिस्से के समान था। अपने पिछले जीवन में दक्षराज को साधना विधियों में ज्यादा रुचि नहीं थी और मार्शल तकनीकों में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो केवल आत्मा मैनुअल से मोहित थे। एक कीमियागर के रूप में दक्षराज आत्मा मैनुअल के बिना नहीं रह सकते थे। हालांकि हजारों आत्माओं को बढ़ाने वाला मंत्र, जो हर बार कारगर साबित होता था, इस बार वास्तव में विफल हो गया।
ये कैसे संभव था? तो क्या होने वाला है आगे? कैसे बचेगा आरव इस आपदा से? क्या कुछ चमत्कार होने वाला है? इस बारे में चलिए सुनते हैं अगले वीडियो में।